पिछले सेशन में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को जाना था। अब हम सब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को समझेंगे। हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को पहले ही समझ ले रहे हैं, बाद में इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जो इन दोनों कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। यानी एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से बनाया जा सकता है। चलिए इसे समझते हैं। हमने 4620 का अभाज्य गुणनखंड निकाला है। हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे तीसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम अभाज्य गुणनखंड किसी भी अभाज्य संख्या को लेकर निकालना शुरू कर सकते हैं। आप पाएंगे कि तीनों ही अभाज्य गुणनखंड एक जैसे ही है, बस हमने इन्हें आगे पीछे करके लिखा था तो वे अलग अलग रहे थे। ध्यान दें, हमें जितने भी नंबर्स मिले हैं वे सभी अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स हैं। और आपको पता ही होगा कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। जैसे इस केस में ये सारी की सारी संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं और इनकी खासियत यह होती है कि इनका गुणनखंड एक होता है और एक खुद होते हैं, बाकी इनका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। और ये जितने नंबर्स हैं वे सभी कंपोजिट नंबर्स हैं यानी भाज्य संख्याएं, यानी इनके भाजक 2 से अधिक होते हैं। अब अगर कोई प्राइम नंबर्स का डिफिनीशन पूछे तो आप बताएंगे कि एक धनात्मक पूर्णांक p अभाज्य होती है अगर p 1 के बराबर न हो और p के धनात्मक भाजक सिर्फ 1 और p स्वयं हो। ध्यान दे, यहाँ कहा गया है कि p 1 के बराबर नहीं होगा, यानी एक अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन क्यों? अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो आप क्या जवाब दोगे? कुछ देर रुक कर सोचिए और जवाब दीजिए। ठीक है, अगर आपको जवाब नहीं पता तो हम लोग अभी इसे पता करेंगे। फिलहाल अब आप अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की परिभाषा ही बता दीजिए। अभी अभी जो हमने देखा है उसी प्रोसेस को अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। चलिए इसे लिखते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और साथ ही अगर इनके गुणनखंडों के क्रम को नजरअंदाज किया जाए तो ये अद्वितीय होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? अभी हमने देखा था कि 4620 के अभाज्य गुणनखंड को हमने 3 तरीके से लिखा। इनफैक्ट हम इसे बहुत सारे पैटर्न्स में लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इनके क्रम को बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे तो हम पाते हैं कि ये सभी एक जैसे ही है। बस इसी बात को कहा गया है कि यदि हम इनके क्रम को नजरअंदाज करें तो इनके गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, यानी यूनिक होते हैं। बस यही था अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अब हम यह समझते हैं कि 1 को हम अभाज्य क्यों नहीं मानते। 2 को हम 1 और 2 के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। 11 को भी 1 और 11 के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन 1 के बारे में क्या ख्याल है? हम चाहें तो 1 और 1 को इसका फैक्टर मान सकते हैं, क्योंकि 1 गुना 1 1 ही होता है। चलिए अब मान लेते हैं कि 1 भी एक अभाज्य संख्या है और अभी हमने समझा था कि जो गुणनखंड होता है वह यूनिक होता है, यानी 4620 का सिर्फ और सिर्फ एक ही अभाज्य गुणनखंड होगा। जैसा कि हमने देखा था कि 4620 के गुणनखंड को 3 तरीके से निकाला था और ये तीनों एक ही थे। अगर 1 को भी अभाज्य संख्या मान लिया जाए तो हम इसे भी यहाँ गुणनखंड में शामिल कर सकते हैं। अब हम चाहे तो 1 को 3 बार भी गुना में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर हमें वही संख्या मिलती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। हम जितनी बार चाहे उतनी बार 1 को गुना में लिख सकते हैं। अब ध्यान दे, हमने जो अभी अभाज्य गुणनखंड के यूनिकनेस को समझा था अब वह खत्म हो गया, यानी अब यह अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय नहीं है। अब 4620 के बहुत सारे अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं और इसी चीज से बचने के लिए ही हमारे मैथमेटिशियंस ने 1 को प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं माना। इसलिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और साथ ही 2 एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, यानी इवन प्राइम नंबर है। यानी इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वे सबके सब ऑड होते हैं। बस 2 ही एक ऐसा प्राइम है जो इवन होता है। अब यहाँ आप ध्यान दे तो हमें एक प्रॉब्लम का पता चलेगा, और वो क्या है? बताइए कि पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट आया या फिर प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट आया? क्योंकि हम इस थ्योरम के हिसाब से देखें तो 1 को प्राइम नंबर इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि यह किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के अद्वितीय होने के नियम को तोड़ता है। यानी हमने अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर 1 को प्राइम नंबर के लिस्ट से हटा दिया है। दूसरी तरफ देखें तो हम यह भी तो कह सकते हैं कि पहले प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट आया, हमने प्राइम नंबर के डिफिनीशन को पहले तैयार किया, यानी हम पहले ही मान चुके थे कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है और इसके आधार पर अंक गणित के आधारभूत प्रमेय को डिफाइन किया। मैथ में एक कॉन्सेप्ट के आधार पर दूसरा कॉन्सेप्ट या थ्योरी बनाते हैं, यानी हमें पता होता है कि पहला कॉन्सेप्ट पहले आया था और इसकी मदद से हमने दूसरा कॉन्सेप्ट भी तैयार किया है।
लेकिन यहाँ बात हो गई है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। चलिए अब आप इसे खुद से पता कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि पहले हमने किस थ्योरी का पता लगाया था। बस यही था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब चलिए आगे कुछ और चीजों को समझते हैं। अब हम एक थ्योरम को समझेंगे। थ्योरम कह रहा है कि p एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ हमने कुछ प्राइम नंबर्स को ले लिया है। साथ ही कहा गया है कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स को भी ले लिया है। अब कहा जा रहा है कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो हम a स्क्वायर को लेंगे, यानी हम इन पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर लेंगे। a सब के सब a स्क्वायर हैं। अब ध्यान दें, फिर आगे कहा गया है कि p अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। अब ध्यान दें, 2 4 को डिवाइड करता है, साथ ही 2 2 को भी डिवाइड करता है, यानी p a को भी डिवाइड करता है। फिर से 3 9 को डिवाइड करता है, यानी p a स्क्वायर को डिवाइड करता है। और आप देखेंगे कि 3 3 को भी डिवाइड करता है, यानी p a को भी डिवाइड करता है। साथ ही 11 से 121 में भाग लगेगा और 11 से 11 भी कट रहा है, यानी अगर p a स्क्वायर को भाग देता है तो p a को भी भाग देगा। यहाँ जो लाइन हमने p और a के बीच रखा है उससे भाग को दिखाते हैं। अब सवाल यह है कि ठीक है, हमने इस थ्योरम को तो समझ लिया, लेकिन इसका यूज क्या है? तो इसका यूज हम सब करेंगे इन क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए। यानी जब हम किसी इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं तब उस चीज को प्रूव करने के लिए इस थ्योरम का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसको आप ध्यान से देखो तो आप पाएंगे कि p तो अभाज्य संख्या है ही, साथ ही हमने जो a लिया है तो इनमें से उसी नंबर का स्क्वायर p से कट रहा है जो खुद भी प्राइम नंबर है। यानी अगर p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि a भी p ही है, यानी a भी एक अभाज्य संख्या ही है। बस यही था इस थ्योरम के बारे में। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसे बोलेंगे कि इसे प्रूव कीजिए, क्योंकि कोई भी नियम 2-3 नंबर्स पर लागू हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक नंबर पर लागू हो। इसलिए हम सब p और a जैसे वेरिएबल्स को लेकर किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल्स यूनिवर्सल नंबर होते हैं, यानी हम इनकी जगह पर किसी भी नंबर को रख सकते हैं। तो क्या हम इसे प्रूव करें? नहीं, क्योंकि कोई भी आपसे इस थ्योरी को प्रूव करने के बारे में नहीं पूछेगा, एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं, तो इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते ही हो कि इसे भी प्रूव किया जाए तो कमेंट में बता सकते हैं, हम इसे भी जरूर प्रूव करेंगे। चलिए, अब तक हमने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है। चलिए देखते हैं। अब हम HCF और LCM के बीच के रिलेशन को समझेंगे। और वो रिलेशन क्या है? अगर हमें 2 नंबर a और b दिए गए हैं तो a और b के HCF और LCM को गुना करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह संख्या इन दोनों संख्या a और b के गुणनफल के बराबर होगी। चलिए इसे समझते हैं। हमने 24 और 32 का अभाज्य गुणनखंड लिया है। इसमें 24 को a और 32 को b मान सकते हैं। यहाँ 2 3 बार गुना में है, यानी हम इसे 2 का पावर 3 गुना 3 लिख सकते हैं। साथ ही 32 के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 बार गुना में है, यानी हम इसे 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में 2 का पावर 3 कॉमन है, यानी HCF 8 हो जाएगा। चलिए अब हम 24 और 32 का LCM निकालते हैं। हम 3 को 3 का पावर 1 भी लिख सकते हैं और इसको 2 का पावर 5 भी लिख सकते हैं। अब LCM निकालते कैसे हैं? हम दोनों ही गुणनखंडों में देखते हैं कि नंबर कौन कौन से हैं। तो इसमें 2 और 3 है। अब हम इनके सबसे बड़े पावर वाले नंबर को लिखते हैं, यानी हमें 2 का पावर 3 और 2 का पावर 5 दिया गया है। इसमें 2 का पावर 5 बड़ा है, इसलिए हम इसे ले लेते हैं। फिर से हम 3 का पावर देखते हैं, यहाँ 3 एक ही जगह पर है, यानी इसका जो भी पावर होगा हम तो इसे ही लेंगे, यानी 3 का पावर 1 गुना में आ जाएगा। अब हम 2 के पावर 5 को फिर से गुना में बदल सकते हैं और 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। इनका प्रोडक्ट 96 होगा, यानी LCM 96 होगा। LCM माने लिस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM को आप ऐसे भी समझ सकते हो, हमने 24 का टेबल लिया है और 32 का भी टेबल लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि 96 इन दोनों में कॉमन है, साथ ही 192 भी इन दोनों में कॉमन है, 288 भी कॉमन है। अब इन तीनों में 96 सबसे छोटा है, इसलिए इसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। लिस्ट मतलब सबसे छोटा। चलिए अब देखते हैं कि HCF और LCM को गुना करने पर क्या मिलता है। तो HCF 8 है और LCM 96 है। इन दोनों को गुना करने पर 768 मिलता है। अब हम A और B का गुना करेंगे तो A भी 768 ही आ रहा है, यानी अगर हम A और B का HCF और LCM निकालते हैं और उनका गुना करते हैं तो वे A और B के गुणनफल के बराबर हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम एक तीसरी संख्या भी ले लें, जैसे यहाँ हमने 60 ले लिया है। अब इन तीनों के HCF और LCM में क्या रिलेशन होगा? इन तीनों का HCF 4 होगा, क्योंकि अब 2 का पावर 2 ही तीनों में कॉमन है।
और एलसीएम क्या होगा। अब हम फिर से देखेंगे कि इन तीनों के फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर है। तो 2 3 तो था ही, अब 5 भी शामिल हो गया, यानी इनका एलसीएम 2 का पावर 5 गुना 3 गुना 5 होगा, जो कि 480 होगा। अब एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो 1920 मिलेगा, और इन तीनों संख्याओं को गुना करेंगे तो 46,080 मिलेगा, यानी ये दोनों बराबर नहीं होंगे, यानी यह नियम 3 या उससे अधिक नंबर्स पर लागू नहीं होता है। चलिए फिर से हम 24 और 32 के एचसीएफ और एलसीएम को लेते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है तो आप बता देंगे, लेकिन कोई कह दे कि इसे प्रूव कीजिए, हम नहीं मानते कि ऐसा होता है, तो आप उसको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाएंगे जिससे कि वो सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन अगर वो बोले कि 2-4 एग्जाम्पल्स में तो हो सकता है कि एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन समझ में आ जाए, लेकिन जरूरी थोड़े ही ना है कि यह नियम सभी नंबर्स पर लागू हो। तो क्या आप उसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाएंगे कि देखो इन सभी एग्जाम्पल्स में यह नियम लागू हो रहा है। ऐसा करने में आपके पास जितनी भी कॉपी है वे सारी की सारी भर जाएंगी, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम सब एक ही बार में इस नियम को प्रूव करेंगे और पूछने वाला भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इस रिलेशन का प्रूफ 10वीं क्लास के सिलेबस में नहीं है, 8वीं या 9वीं क्लास में भी नहीं है। इसे प्रूव करने के लिए आपको बीएससी पढ़नी पड़ेगी, उसी वक्त आपको इस नियम को प्रूव करना सिखाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसका प्रूफ कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट डोंट वरी, हम इसे आसान तरीके से प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब इन दोनों का एलसीएम L है और एचसीएफ H है, और यहाँ 24 को A मान लेते हैं और 32 को B मान लेते हैं। इनका एचसीएफ 8 और एलसीएम 96 है। अब जो हम करने वाले हैं वही इसको प्रूव करने का सबसे मेन पॉइंट है, यानी आपने इस स्टेप को समझ लिया तो आप इसे आसानी से प्रूव कर लेंगे। हम 24 को लेंगे, इसे 8 से भाग देंगे, यानी हमने एचसीएफ से भाग दे दिया है और हमें 3 मिलेगा। ध्यान दे, ये वही 3 है जो हमें यहाँ इन प्राइम फैक्टर्स में मिला है, यानी हम फिर से 8 को दूसरे साइड भेजेंगे तो हमें 2 का पावर 3 गुना 3 मिल जाएगा। लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। अब a बराबर 24 है और h 8 है, क्योंकि हमने एचसीएफ को h मान लिया है। अब इस 3 को हम x मान लेंगे, ज्यादा मत सोचिए, बस मान लीजिए। अब हमें a/h बराबर x मिलता है। फिर से अब की बार हम 32 को लेंगे और फिर से इसे भी एचसीएफ से भाग देंगे, यानी 8 से भाग देंगे, तो अब की बार हमें 4 मिलेगा। ध्यान दे, हमने अब की बार भी कुछ खास नहीं किया है। यहाँ ध्यान दे, हम 8 को 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं और 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी 8 को दूसरे तरफ भेजेंगे तो 8 गुना 4 मिलेगा, जो कि हमने यहाँ ऊपर पहले ही लिखा है। खैर इसे छोड़िए। यहाँ ध्यान दे, हमने 32 को B माना है और 8 को H यानी एचसीएफ माना है। अब हम 4 को Y मान लेंगे। अब हम H को दूसरे तरफ भेजेंगे और A बराबर X इंटू H मिलेगा और B बराबर Y इंटू H मिलेगा। ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम A गुना B निकाल सकते हैं। A के जगह पर X इंटू H और B के जगह पर Y इंटू H लिखेंगे, और ये दोनों गुना के रूप में है। अब हमें x इंटू वाई इंटू एच स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि h 2 बार है। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ध्यान दे, हमने a गुना b निकाल लिया है, यानी हमने इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लिया है। अब हम अगर एचसीएफ और एलसीएम को गुना करें और हमें x इंटू वाई इंटू एच स्क्वायर मिल जाए तो हमने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया। चलिए अब एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो हमने यहाँ एलसीएम को ले लिया है। अब ध्यान दे, 2 गुना 2 गुना 2 को हम h लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 8 होता है और यही तो एचसीएफ है। वैसे ही 2 गुना 2 को हम y लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी 4 को y माना था, और 2 गुना 2 4 ही होता है। अब आप बताइए कि हम 3 को क्या लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है 3 को x लिख सकते हैं, क्योंकि हमने x बराबर 3 माना है, यानी हमें एलसीएम x इंटू वाई इंटू एच मिल रहा है। अब आप ध्यान दे तो हमने यहाँ अपने थ्योरम को प्रूव कर दिया है, क्योंकि एलसीएम मिल गया है। अब इसमें एचसीएफ यानी h से गुना करेंगे तो हमें x इंटू वाई इंटू एच स्क्वायर मिल जाएगा, जिसे अभी हमने पहला इक्वेशन माना था। यहाँ आप देख भी सकते हैं, लेकिन आप यह भी कह सकते हैं कि ये लॉजिक तो कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिए इसे भी समझते हैं, यानी हम दूसरे तरीके से एलसीएम निकालेंगे। यहाँ हमने 5 और 6 लिया है a और b के जगह पर। अब आप इसका एलसीएम निकालिए। ध्यान दे, a और b किसी भी नंबर को मान सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये बस समझने के लिए है। तो हमने 5 का टेबल ले लिया है और 6 का भी टेबल ले लिया है। अब इसमें कॉमन 30 और 60 दिख रहे हैं, यानी 30 छोटा है, तो यही एलसीएम हो जाएगा। अब आप ध्यान दे तो हमने 5 और 6 को डायरेक्ट गुना कर दिया है और हमें 30 मिला है, वही एलसीएम है। और हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है,
लेकिन क्या हो अगर 5 के जगह पर 10 और 6 के जगह पर 12 ले लें और अब 10 और 12 का एलसीएम निकालें, तो हम 10 को 5 गुना 2 लिख सकते हैं और 12 को 6 गुना 2 लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दे 2 के नीचे h है, यानी 2 दोनों में कॉमन है और h भी a और b दोनों में कॉमन है। अब 10 और 12 का एलसीएम 5 गुना 6 गुना 2 होगा, यानी हमने एलसीएम निकालने के लिए 2 को एक ही बार लिया है। ठीक वैसे ही जब हम a और b का एलसीएम निकालेंगे तो हम h को एक ही बार लेंगे, यानी हमें x इंटू वाई इंटू एच मिलेगा, यानी a और b का एलसीएम x इंटू वाई इंटू एच होगा। अब ये मत कहिएगा कि अब भी समझ में नहीं आया। अब इसका रीजन हम लिखेंगे, चूंकि a बराबर x इंटू एच और b बराबर y इंटू एच है। अब हमने HCF को h माना था, अब हम HCF और LCM का गुना करेंगे, यानी HCF के जगह पर h लिखेंगे और LCM के जगह पर x इंटू वाई इंटू एच लिखेंगे। h 2 बार है, यानी हमें x इंटू वाई इंटू एच स्क्वायर मिल जाएगा। इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, यानी इक्वेशन 1 और 2 दोनों बराबर हो गए हैं, यानी हमने प्रूव कर दिया कि HCF गुना LCM पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होती है। तो चलिए आज के लिए इतना भाषण काफी है। अब हम इन सभी थ्योरम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को अगले सेशन में देखेंगे। फिर मिलते हैं।